अब आप एक बात सोचो, इतनी देर से हम लोग बात करे जा रहे हैं कि ये वैल्यूज़ होती क्या है, वैल्यूज़ वर्क कैसे करती हैं, डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ जो हैं एक दो एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा, रूल ऑफ लॉ, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। ठीक है, चलो ये सब तो ठीक है, वैल्यूज़ के बारे में हमने जान लिया। क्वेश्चन तो ये उठता है कि वैल्यूज़ आती कहाँ से है, मतलब कि हमारा जो पर्टिकुलर थिंकिंग पैटर्न है, हमें जो लगता है कि कुछ वैल्यूज सोसाइटी के अंदर अच्छी हैं, बुरी हैं, ये अच्छे बुरे का फ़र्क हमारे अंदर आता कैसा है, कौन हमें बताता है? तो उसके लिए वर्ड है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग वैल्यूज़ सीखते हैं अपनी लाइफ में। तो होता क्या है सोशलाइजेशन का प्रोसेस? देखो, सोसाइटी में होता क्या है, कुछ नॉर्म्स होते हैं। अब ये नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स देखो, सोसाइटी के अंदर ध्यान से सुनना, रिटन या फिर अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो सोसाइटी के हर एक मेंबर से एक्सपेक्ट करी जाती हैं कि पर्सन जो है वो इन नॉर्म्स को, रूल्स को और रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। ठीक है, और जो फॉलो नहीं करता है तो उसको हम लोग या तो डेविएंट का टाइटल दे देते हैं सोसाइटी में से, या हम लोग उस पर्सन को सोशली बॉयकॉट कर देते हैं। ठीक है, सोसाइटी में नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़रूरी होता है और हर एक सोसाइटी के खुद के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। तो जिस तरह की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो आपकी सोसाइटी से जुड़े, आप जिस सोसाइटी का, जिस कल्चर का पार्ट हो, मैं जिस सोसाइटी और कल्चर का पार्ट हूँ। ठीक है, तो आप भी अपने नॉर्म्स को फॉलो करते हो और मुझे मेरी सोसाइटी ने सिखाया कि हमें कैसे नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो सोसाइटी के इन नॉर्म्स और इन आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करना, ठीक है, और वो फॉलो कैसे होते हैं? कुछ एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स मतलब सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हमें कैसे बिहेव करना है, किन सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है और कैसे बिहेव नहीं करना है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्म्स। ये सब हम लोग सीखते हैं। एजेंट्स के बारे में थोड़ी देर में अभी बात करेंगे, लेकिन इधर की डिस्कशन में आप सिर्फ इतना समझ जाओ, नॉर्म्स ऐसे रिटन या फिर अनरिटन रूल्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, विच एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉलो। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई हिंदुज़म रिलीजन से बिलोंग करता है और किसी एक कपल का एक बच्चा पैदा हुआ है, तो अपने धर्म की तालीम, सीख, प्रिंसिपल्स देने के लिए, अपने धर्म के बारे में बच्चे को फेमिलियर करवाने के लिए हम लोग कैसी बातें करते हैं छोटे बच्चे से? जब भी रास्ते में कोई मंदिर दिखेगा और आप कार से कहीं जा रहे हो बच्चे के साथ, तो हम लोग कहते हैं देखो मंदिर आ गया बेटा, जय जय करो। ठीक है, ऐसे ही जब आप मंदिर जाते हो तो बच्चे को आप सिखाते हो, देखो बेटा आपको अपनी जो स्लीपर्स हैं या जो शूज़ हैं वो बाहर उतारने, सब लोग बाहर उतार रहे हैं। ठीक है, फिर आप किसी मूर्ति के सामने, आइडल के सामने जाते हो तो आप कहते हो देखो जय जय करो। ठीक है, आरतियाँ जो आप गाते हो, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तो ये इतनी बार रिपीटेडली बड़े होते होते बच्चे को पता लगती हैं। तो एक टाइम के बाद उस बच्चे को बड़े होते हुए ये पता लग जाता है, येस आई बिलोंग टू द रिलीजन ऑफ हिंदुज़म, मैं हिंदू फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ और हिंदू फैमिली के कुछ नॉर्म्स, कस्टम्स एंड रूल्स हैं कि टेंपल जाना चाहिए। ठीक है, ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कुछ नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, मतलब नॉर्म्स कुछ फिक्स नहीं होते हैं, कल्चर टू कल्चर डिपेंड करते हैं, लेकिन यही तो जनरल नॉर्म्स होते हैं हमारे जो आसपास हम लोग सुनने को मिलते हैं हमें। ठीक है, सोसाइटी ने तो ये सारे नॉर्म्स हमें सिखाए हैं और हम लोग ऑटोमेटिकली बचपन से इतने बार इनको सुनते हैं, डांट खाते हैं इनके लिए। ठीक है, सीखते हैं। जैसे दिल्ली में अगर आप रहते हो तो बड़ा ही फेमस जो बंगला साहब का जो गुरुद्वारा है, आप वहाँ पर जाओ और सर पे अगर आपने जो रुमाल है वो नहीं बांधा हुआ है ना, क्योंकि अंदर बिना उसके बांधे हुए, रुमाल बांधे हुए घुसते नहीं हम लोग अंदर, तो जो पटका होता है अगर आपने वो नहीं लगाया हुआ है, भले ही आप नॉन सिख हो, आप अगर सिखिज़म रिलीजन के नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको वो सर पे हैंग किया जो कपड़ा होता है वो बांधना ज़रूरी होता है मत्था टेकने से पहले। तो सपोज़ करो आपका कपड़ा कहीं खुल गया, ठीक है, जो आपने सर पे बांधा हुआ है, या गलती से वो आप कहीं छोड़ आए और उसके बाद आप अंदर जा रहे हो, तो आपको एक तरीके से डांट पड़ जाती है वहाँ पर।
ठीक है। वो आपको डांट देते हैं कि पहले ये बांध कर आओ कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि गुरुद्वारे में कैसे घूमते हैं कैसे नहीं घूमते हैं। तो अब ये सब क्या है, ठीक है, ये सब उनके कल्चर के कुछ नॉर्म्स हैं, और अगर हम लोगों को थोड़ा सा भी उन कल्चर में, थोड़ी सी भी उस कल्चर में एक्सेप्टेंस चाहिए तो हमें उस पर्टिकुलर कल्चर के, उस पर्टिकुलर रिलीजन के, उस रिलीजन से जुड़े हुए लोगों के कल्चर के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या है, अब ये रूल्स कहीं लिखे होते हैं क्या? नहीं लिखे होते हैं, ये अनरिटन रूल्स हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था नॉर्म्स कुछ रिटन भी होते हैं, कुछ अनरिटन भी होते हैं, ठीक है। अब किसी भी आप मूर्ति के आगे जब मत्था टेकने जाते हो तो वहाँ पर क्या लिखा होता है कि आप प्लीज़ कृपया करके, भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप अपने स्लीपर्स या जो शूज़ हैं ये बाहर उतार कर आओ। नहीं लिखा होता है, अनरिटन होते हैं, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी आप इन नॉर्म्स को फॉलो करोगे ही करोगे, ठीक है। ऐसे ही इस्लाम में जैसे हम लोग नमस्ते बोलते हैं हिंदुज़म रिलीजन के अंदर, तो इस्लामिक मुस्लिम धर्म का कोई आदमी है तो वो अपने बच्चे को इसी तरीके की तो तालीम देगा ना कि आप अस्सलाम वालेकुम बोलो, अल्लाह को पूजो आप, ठीक है, अल्लाह की पूजा करो, 5 बार नमाज करो आप, ठीक है, उससे बरकत आएगी। तो जो अलग अलग रिलीजन की जो तालीम है, जो कल्चर है, तो ये सब फॉलो करना इज़ नोन एज सोशलाइजेशन। मतलब हर एक सोसाइटी, हर एक कल्चर के आपके कुछ जो पार्ट्स होते हैं और कुछ जो नॉर्म्स होते हैं और जो आइडियोलॉजीज़ होती है, जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के थ्रू हम लोग अडॉप्ट करना सीखते हैं, जैसा कि अभी अपने एग्जांपल से डिस्कस करा वेरियस रिलीजन के, इस प्रोसेस को, ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोशलाइजेशन। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि सोशलाइजेशन प्रोसेस के एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। मतलब ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस अभी हमने बात करी, ये हम अडॉप्ट कैसे करते हैं, सोसाइटी की वैल्यूज़ हम लोग अपने अंदर इनकलकेट कैसे करते हैं। एक पर्सन जब भी वो बर्थ लेता है और मरने के टाइम तक उसकी लाइफ में बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो उसको टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी वे ऑफ थिंकिंग पैटर्न को, उसके बिहेवियर को, उसके एक्शंस को, उसके थॉट को, उसकी स्पीच को। अब ये सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, क्योंकि हम आसपास जिन जिन चीज़ों से अपनी सोसाइटी में घिरे हुए होते हैं, ज़्यादातर हमारा जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर बनता है। मतलब मच ऑफ अस, ऑफ हु वी आर, इज़ डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। ज़्यादातर हम कौन हैं, ये जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं, ये उस चीज़ से डिटरमाइन होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले पर्सन का फर्स्ट इंट्रैक्शन वर्ल्ड में आने के साथ फैमिली के साथ होता है, ठीक है। परिवार में कुछ आप वैल्यू सीखते हो, जैसे अभी हमने बात करी, पर्सन अगर हिंदू है तो वो टेंपल जाएगा, मुस्लिम है तो वो मॉस्क जाएगा, क्रिश्चियन है तो वो चर्च जाएगा। अब ये सारे जो रिलीजन के साथ फैमिलियर करवाना कि आप किस रिलीजन के हो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल क्या होगा, आपको उठना बैठना कैसे है, ठीक है। अगर आप बैकवर्ड माइंडेड फैमिली से हो तो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। सिमिलरली गर्ल और बॉय के लिए अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस घर पे होती हैं, ठीक है। हो सकता है एग्जांपल जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऑफेंड मत हो जाना। गर्ल्स के लिए कम रिस्ट्रिक्शंस हों, ठीक है, घर में, और हो सकता है जो माहौल हो, जो घर का एटमॉस्फेयर हो, वो बॉयज़ को ज़्यादा फेवर करता हो। दादा दादी हो सकते हैं कि जो आपका भाई है उसको ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। और किसी केस में ऐसा हो सकता है कि जो गर्ल्स हैं उनको कम इंडिपेंडेंस दी जाती हो, ठीक है, कि तुम जब भी कहीं जा रही हो फ़ोन कर देना, टाइम से पहुंच जाना, ठीक है, मेरी बात करवाओ जिसके घर पे अभी हो, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरीके की फैमिली के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ठीक है। तो फैमिली से बड़े सारे वैल्यूज़ हम लोग सीखते हैं, ठीक है। फैमिलीज़ हमें बहुत सारी वैल्यूज़ देने का काम करती हैं, और फैमिलीज़ ही हमें फैमिलियर करवाती हैं कि सोसाइटी में जो अभी हमने नॉर्म्स के बारे में बात करी थी कि वो नॉर्म्स कैसे हैं और हमें फॉलो कैसे करना है, ठीक है। कि बेटा ऐसे बिहेव नहीं करते, जब किसी के घर जाते हैं ऐसे नहीं करते, चिल्लाते नहीं हैं कहीं पर भी, ठीक है, शांति से बैठते हैं, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, ड्रेसिंग स्टाइल का तरीका, हमारी फूड हैबिट्स क्या होंगी, ठीक है, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, ये सब डिटरमाइन करने का जो काम होता है। बाद में देखो आप बड़े होकर जो मर्ज़ी अपनी पर्सनल एक आइडेंटिटी डेवलप कर लो,
वो अलग बात है कि आप वेजिटेरियनिज़म नॉन वेजिटेरियनिज़म को अपनाओ फूड हैबिट्स की कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें। लेकिन फर्स्ट जो इंट्रैक्शन आप सीखते हो अपने बारे में कि आप वेजिटेरियन फूड खाओगे या नॉन वेजिटेरियन फूड खाओगे, वो फैमिली के थ्रू ही डिटरमाइन होता है। तो ये तो सिर्फ हमने एक एग्जांपल की बात करी। फैमिली के बाद बच्चे का इंट्रैक्शन होता है पीयर ग्रुप से, दोस्त यार वगैरह बनते हैं, उनसे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है, जैसे लीडरशिप की क्वालिटी, कोऑपरेशन की क्वालिटी, ठीक है, हाँ हमें हमारे फ्रस्ट्रेशन को कैसे डील करना है, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें हमारा पीयर ग्रुप सिखाता है। उसके बाद पीयर ग्रुप के साथ ही हमारे कुछ दोस्तों स्कूल में भी बनते हैं, और स्कूल और ये जो फैमिली होता है ना, इवन ये तीनों, अगर हम तीनों की बात करें, ये इन तीनों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। और उसमें से भी प्रायोरिटी अगर हम लोग बात करें तो स्कूल में एजुकेशनल सिस्टम बहुत कुछ हमारे थिंकिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने में काम करता है। जिस तरह की टीचर्स आपको जो टीचिंग देंगे उसमें उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं वो आपके अंदर इनकलकेट होती हैं, गुड वैल्यूज़। स्कूल में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, जैसे कोऑपरेशन, लीडरशिप, ठीक है, तमीज़ से बात करना, कैसे आपको बैठना है, ठीक है। तो स्कूल में भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आप प्ले स्कूल से स्टार्ट करो और सीनियर सेकेंडरी तक अगर आप पहुँचो तो आपको स्कूल में मतलब एक तरीके से आपको परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए जो अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं टाइम टाइम पे आपको सीखने को मिलती है, क्योंकि स्कूल इज़ नॉट अबाउट जस्ट बुक्स, ठीक है। स्कूल में आप वेरियस अदर क्वालिटीज़ भी सीखते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इंटरेक्ट करके, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके, वेरियस एक्टिविटीज़ में पार्ट करके, ठीक है। किसी के बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं स्कूल में जब आप लो फील करोगे, ठीक है, जब आपसे कोई बात नहीं करेगा, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप हो सकता है स्कूल के कैप्टन बन गए हो, आप क्लास के प्रीफेक्ट बन गए हो, मॉनिटर बन गए हो, यूनिफॉर्म इंचार्ज हो, तो उस केस में आपके पास लीडरशिप क्वालिटी आती है। तो ये सब क्या चल रहा है पर्सन की लाइफ में, ये सब वैल्यूज़ इनकलकेट करने की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद पर्सन रिलीजन के बारे में इंटरेक्ट करना सीखता है। जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है तो उसको परफेक्टली फिर पता लग जाता है कि अब कौन से रिलीजन में मेरा इंटरेस्ट है। और दूसरे केस में ये भी होता है, ज़रूरी नहीं कि पर्सन रिलीजियस ही हो, वो एथीस्ट भी हो सकता है कि नहीं यार भगवान के कंसेप्ट जो है मेरी समझ में नहीं पड़ते, मेरे पल्ले नहीं पड़ते हैं, मैं नहीं मानता, ठीक है, और मैं रिलीजन जैसी चीज़ में, गॉड जैसी चीज़ में विश्वास नहीं करता। तो ये भी जो इस तरीके का जो थिंकिंग पैटर्न है ये हमारा रिलीजन के साथ इंटरेक्ट करके बनता है। जैसे पर्सन के अपनी थिंकिंग के हिसाब से रिलीजन से इंटरेक्ट करना उसने बचपन से सीखा, जैसे ही वो बड़ा हुआ, ठीक है, तो पर्सन ने क्या करा कि उसने ये देखा कि नहीं यार मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, रिलीजन के अंदर जो भी बातें चल रही हैं रिलीजन मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक तरीके से वैल्यूज़ देने का काम करती है। फिर मास मीडिया हमें काफ़ी कुछ सिखाता है, ठीक है, जैसे जो मूवीज़ होती है, टेलीविज़न जो शोज़ होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जैसे कोई आपका जो फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस होती है तो उससे एक हमारे रोल मॉडल का कंसेप्ट भी इमर्ज होकर आता है, ठीक है, कि हम किस तरीके से किसके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे छोटे बच्चों को क्या होता है, बड़े सारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस पसंद आते हैं कि मैं बड़े होकर इसके जैसा बनूंगा, मैं बड़े होकर इसके जैसी बनूंगी। तो ये सब क्या है, ये मास मीडिया का इन्फ्लुएंस है। मूवीज़ के एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के रोल से इंस्पायर्ड होकर कई लोगों का जो वो रोल पिक्चर में कर रहे होते हैं उसको अपना एम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी को एक्टर बनना है, किसी को स्टंटमैन बनना होता है। कई सारी मूवीज़ में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का रोल अच्छा दिखाया जाता है तो उनको वो बनना होता है। किसी मूवी में कि कोई पॉलिटिशियन है, वो आपको इंस्पायर कर गया, जो आपका फेवरेट एक्टर रोल प्ले कर रहा था तो आपको पॉलिटिशियन बनने का मन कर जाता है। तो ये सब मास मीडिया के इन्फ्लुएंसेस हैं जो हमें टाइम टू टाइम हमारे वैल्यूज़ इनकलकेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। रोल मॉडल का जो कंसेप्ट आता है ना, जैसे कि हम लोग लाइफ में किसी को रोल मॉडल मानते हैं, जो फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस जो हमारा होता है, हम लोग जनरली छोटे बच्चे होते हैं तो, या फिर इवन एडल्ट या टीनेजर्स जो भी होते हैं, अगर कोई बहुत फेमस फेवरेट आपका एक्टर या एक्ट्रेसेस है और जिस तरीके का वो अपनी पर्सनल लाइफ को वो चलाते हैं, तो अगर आप उनको रोल मॉडल मानते हो तो आप भी अपनी लाइफ में वो सब कॉपी करने की कोशिश करते हो। तो ये सब मास मीडिया के जब इंटरेक्शन में हम लोग आते हैं लाइफ में, तब ये सब वैल्यूज़ हम लोग इनकलकेट करना सीखते हैं। उसके बाद पर्सन देखो, जिस वर्क कल्चर का पर्सन पार्ट होता है, आप जहाँ पर भी काम करोगे, बाद में जहाँ पर आप जॉब करोगे, तो उधर के वर्क कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होकर बड़ी सारी वैल्यूज़ हम लोग इनकलकेट करना सीखते हैं। आपको कोई टास्क दिया गया है, ठीक है,
और वो जो टीम थी, मान लो 5 मेंबर्स की टीम है, तो उसमें आप लीडर हो, तो एक लीडरशिप की क्वालिटी आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। जैसे सिमिलरली आप मान लो कि जो आपका वर्क कल्चर है, आप उसमें IAS ऑफिसर हो और आपका काम है पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करना, पॉलिसीज़ बनाना अच्छी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, पॉवर्टी को टैकल करने के लिए। तो आपका जो थिंकिंग पैटर्न होगा, ठीक है, तो वो उन्हीं के साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा जिनका थिंकिंग पैटर्न पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हो। तो आप ऐसे टीम मेंबर्स को अपनी टीम में लोगे, ठीक है, जो जानते हो अच्छे से कि पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट करा जा सकता है, उनका थिंकिंग पैटर्न कैसा हो। तो इन सब मामलों में जब आप वर्क कल्चर में ऐसे पार्टिसिपेट करोगे तो आपका कोऑपरेशन की जो वैल्यू होती है, लीडरशिप की जो वैल्यू होती है, ठीक है, दूसरों को पेशेंटली सुनने की वैल्यू जो होती है, ये सब वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। तो इस तरीके के अनगिनत एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हमारी लाइफ में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट होता है और पीयर ग्रुप्स होता है, जिनसे काफ़ी सारी वैल्यूज़ हम लोग सीखते हैं। और जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप जो रहते हो, जैसा स्कूल आप जहाँ से आपने एजुकेशन ली, जो स्कूल आपका था, जैसा एनवायरनमेंट था उस स्कूल का, बचपन से लेकर अभी तक जैसे दोस्त यार आपको मिले हैं और जिस तरह की फैमिली में आप बॉर्न हुए हो, तो आपका वैल्यू सिस्टम मोर और लेस उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आकर डेवलप हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है, मेजॉरिटी ऑफ द पर्सनैलिटी जो आपकी कंटेम्प्रेरी टाइम पर है, जैसे कि अभी आप हो, जो आपका थिंकिंग पैटर्न है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, बचपन से जो आपको फैमिली, फ्रेंड्स और स्कूल एनवायरनमेंट, मास मीडिया और रिलीजन, इन सब का इंटरेक्शन जो आपके साथ हुआ है, तो इसने, इन सब के इंटरेक्शन ने, सोशलाइजेशन के एजेंट्स के इंटरेक्शन ने आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करा है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी जो प्रेजेंट टाइम पे है वो इन सब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की वजह से है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यही होती है सोशलाइजेशन की डेफिनेशन। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सोसाइटी के नॉर्म्स और आइडियोलॉजीज़ को अपनाना सीखते हैं, ठीक है। कैसे सीखते हैं? लर्निंग और टीचिंग के थ्रू। जैसा हमने देखा, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं और सोशलाइजेशन की वजह से ये इंश्योर होता है कि सोशल और जो कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है सोसाइटी की, वो मेंटेन रहे। या अब ये सोशल और कल्चरल कॉन्टिन्यूटी सोशलाइजेशन की वजह से कैसे मेंटेन रह सकती है, कैसे अटेन हो सकती है? वर्ड देखो, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, मतलब कंटिन्यू रहना सोशल और कल्चर के जो नॉर्म्स हैं। आप कुछ सीखोगे, जैसे सपोज करो आपके ग्रैंडफादर ने सोसाइटी के कुछ नॉर्म सीखे होंगे अपने टाइम पे, उन्होंने फिर आपके फादर को वो नॉर्म सिखाए। अब आपके जो फादर हैं उन्होंने आपको वो नॉर्म सिखाए और आप अपने बच्चों को भी वही नॉर्म सिखाओगे जो आपके ग्रैंडफादर के ज़माने से चले आ रहे हैं आपके परिवार में, ठीक है। तो अब हो गया ना, देखो, सोशल और कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। आप उनको वही सब सोसाइटी और कल्चर की बात ही तो सिखाओगे जो आपके दादाजी ने आपके फादर को सिखाई, आपके फादर ने आपको सिखाई और आप अब अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो, ठीक है। वो कोई भी बातें हो सकती हैं सोसाइटी में, फूड हैबिट से रिलेटेड, ड्रेसिंग स्टाइल से रिलेटेड। अगर आप सिख हो तो आप अपने बच्चे को, ऑब्वियस ही बात है, बचपन से सिखाओगे कि टर्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे रिलीजन का, ठीक है। अगर आप मुस्लिम हो तो आप अपने बच्चे को सिखाओगे मस्जिद ज़रूर जाना चाहिए आपको। आप हिंदू हो तो आप उसे सिखाओगे कि आपको मंदिर जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग स्टाइल, वे ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है, एल्डर्स की कैसे रिस्पेक्ट करना, ये सारे के सारे जो नॉर्म्स हैं जो हम सीखते हैं सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आकर, जिसमें से पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, मास मीडिया, रिलीजन, वर्क कल्चर, ठीक है, बाहर के लोग, घर के लोग, सारे लोग जो आपस में सारे लोगों का इंट्रैक्शन जो हमसे होता है और उन सब के इंट्रैक्शन से जो हमारा थिंकिंग पैटर्न बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोशलाइजेशन, ठीक है। तो थोड़ी सी बात और बस सोशलाइजेशन के बारे में। सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बच्चे बचपन से वो वैल्यूज़, वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड्स और वो स्किल्स सीखते हैं जिनको, जिस कल्चर में एक बच्चा रह रहा है उस कल्चर में वो एप्रोप्रिएट माना जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, सोशलाइजेशन कल्चर के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कल्चर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ नॉर्म्स होते हैं, इन नॉर्म्स को नहीं टूटने देना है हमें सोशलाइजेशन के अंदर। क्योंकि होता क्या है, देखो, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस ना बहुत हैवी इन्फ्लुएंस होता है। आप अगर इन नॉर्म्स को तोड़ने की कोशिश करोगे ना, मतलब अगर आप कल्चरली इनएप्रोप्रिएट बना दोगे अपने सोशलाइजेशन प्रोसेस को,
कुछ ऐसी थिंकिंग पैटर्न, कुछ ऐसा वे ऑफ बिहेवियर आपने डेवलप कर लिया, कुछ ऐसे एटीट्यूड्स और स्किल्स जो अप्रोप्रिएट नहीं माने जाते सोसाइटी के अंदर, तो आपको सोशली बॉयकॉट कर दिया जाएगा अपनी सोसाइटी में से, ठीक है। लोग आपको इनअप्रोप्रिएट नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा माना जाता है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के कंसेप्ट के अंदर कि किसी भी पर्सन को सोसाइटी का डेविएंट मेंबर बनकर रहना, मतलब बॉयकॉट होकर रहना पसंद नहीं आता है, क्योंकि वी ऑल आर सोशल बीइंग्स, ठीक है। और सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके, और लव और पीस तो देखो सभी को चाहिए, हर किसी से लव और रिस्पेक्ट तो हर किसी को चाहिए, ठीक है। तो सोसाइटी जब हमें बुरी नज़रों से देखने लग जाती है तो हम अपने आप को बुरी नज़रों से देखने लग जाते हैं। ऐसा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के वेरियस कॉन्सेप्ट्स का मानना है इन द मतलब इन टर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन हमेशा कल्चरली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कल्चर की नज़रों में जो भी आप चीज़ सीख रहे हो, उस पर्टिकुलर कल्चर के जिसके आप पार्ट हो, उस चीज़ में वो चीज़ ठीक होनी चाहिए, ठीक है। सोसाइटी अपनाए उस चीज़ को, रिस्पेक्ट करे, और आपको भी उन्हीं के हिसाब से चलना होता है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो एक इंडिविजुअल होता है वो सोसाइटी के नॉर्म्स और प्रिंसिपल से एडजस्ट करना सीख जाता है, और सोसाइटी ने जो भी मैनर्स ऑफ बिहेवियर बनाए होते हैं कि किस मैनर में आपको बिहेव करना है, वो भी सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एक इंडिविजुअल सीख जाता है कि उसको कैसे बिहेव करना है और कैसे एडजस्ट करके रहना है अपनी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सोसाइटी में तो पास्ट में ऐसे तो बड़े सारे नॉर्म्स रहे हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होते हैं। सबसे फेमस सती की प्रैक्टिस, ठीक है। एक विडो वुमेन को उसके हस्बैंड के डेथ फ्यूनरल पे ज़िंदा रख दिया जाए जलाने के लिए, ताकि नेक्स्ट जन्म में वही उसकी वाइफ बनकर पैदा हो। तो इस तरीके का जो कंसेप्ट है ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नहीं है कि आप एक ज़िंदा इंसान को उसके पति के फ्यूनरल के ऊपर आप रख दे रहे हो, ठीक है। तो एक तरीके से ये तो एक तो विमेन डिग्निटी के अगेंस्ट है, सबसे बड़ी बात तो ये, और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट भी है। तो अल्टीमेटली ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है ये सती की प्रैक्टिस। तो पास्ट में अभी हमने पढ़ा सोशलाइजेशन में आपको नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है। तो क्या आप उन नॉर्म्स को तोड़ सकते हो? नॉर्म्स को तोड़ सकते हैं, लेकिन हम बन जाएंगे सोशली डेविएंट, सोसाइटी में बॉयकॉट कर देगी। लेकिन देखो पास्ट में जैसे राजा राम मोहन रॉय जो थे, उन्होंने तो चैलेंज करा था सती प्रथा को, सोसाइटी ने उन्हें बॉयकॉट भी करा कि हिंदुज़म रिलीजन का कोर कंपोनेंट है सती प्रथा, सती की प्रैक्टिस। तो ये पर्सन कौन होता है? इस जो सालों की इतने सालों से, हज़ारों सालों से जो प्रैक्टिस चली आ रही है सती की, इसको चैलेंज करने वाला ये पर्सन कौन होता है? लेकिन जब कोई आवाज़ उठाता है किसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल उसका राइट बनता है। शुरू में हो सकता है कि जिन नॉर्म्स को आप तोड़ रहे हैं सोसाइटी आपको बॉयकॉट करे, आपको चैलेंज करने की कोशिश करे, क्योंकि आप सोसाइटी के इतने सालों के बने हुए नॉर्म्स को आप चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और रिलीजियस एंगल भी था सती प्रथा में, तो है ना, कि नेक्स्ट रीबर्थ का कंसेप्ट के नेक्स्ट जन्म में वही उसकी वाइफ बनकर पैदा होगी, इसलिए हम लोग जला रहे हैं। तो ऐसे देखो आपको पता होगा कि रिलीजन को और सोसाइटी की जो वैल्यूज़ जो बड़े टाइम से चली आ रही हैं, स्पेशली रिलीजन एक बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। जैसे सवारी माला, शनि चिंगड़ापुर का आपने इशू देखा होगा कि जिसमें मेंस्ट्रुएटिंग एज की विमेन को अलाउ नहीं करा जाता था टेंपल के अंदर एंट्री लेने के लिए, पूजा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कितना वायलेंस हुआ, जिसमें कितने लोगों की डेथ हुई, ठीक है। रिलीजन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक होता है, क्योंकि रिलीजियस वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ को सोसाइटी टॉप प्रायोरिटी पे रखती है। ये हज़ारों सालों से चले हुए आ रहे होते हैं। इनको चैलेंज करने की अगर कोई पर्सन कोशिश करता है तो उसको सोशली डेविएंट का टाइटल मिलता ही है, सोशल बॉयकॉट भी होना पड़ता है। लेकिन अगर आपका स्टैंड ठीक है, क्योंकि पास्ट में देखो बड़े सारे रिफॉर्मर्स रहे हैं, ऐसे तो ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर, जिन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज करा। तो नॉर्म्स को चैलेंज तो करा जा सकता है, लेकिन उसके साथ एक कॉस्ट आती है पर्सन के ऊपर। लेकिन अगर आपके इंटेंशन ठीक हैं और अगर आप ह्यूमन डिग्निटी के फेवर में वर्क कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स के फेवर में वर्क कर रहे हो, किसी ऐसे नॉर्म को तोड़ने के लिए जो इंसानों की एक तरीके से जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उन इंसानों की लाइफ के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे वो नॉर्म्स, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वो नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं सोसाइटी के, ठीक है। कोई भी चीज़ देखो फिक्स नहीं रहती यार नेचर के अंदर, ठीक है। ये जो नॉर्म्स होते हैं हमने ही बनाए होते हैं और इंसान ही एक दिन इनको तोड़ देता है। और पास्ट में बड़े सारे ऐसे रिफॉर्मर्स रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ते ही होंगे। तो इस तरीके से अभी तक हमने बात कर ली है वैल्यूज़ की कंसेप्ट की,
हमने 3 तरह के वैल्यूज़ की एग्जांपल देखा, कंपैशन, इंटेग्रिटी, रूल ऑफ लॉ। हमने ये भी देखा वैल्यूज़ लर्न कैसे करी जाती हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू लर्न करी जाती हैं। अब देखो डायमेंशन चेंज होएगा, अब हम लोग मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या था, कोर कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू एजुकेशन। अब ये माना जाता है सोशलाइजेशन एजेंट्स में, जैसे स्कूल जो था, तो स्कूल से मिली हुई एजुकेशन के थ्रू जो वैल्यूज़ हम लोग सीखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ पीरियड जिसमें हमारा जो वैल्यू डेवलपमेंट हो रहा होता है, एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो रहा होता है, उसमें हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग अपना स्कूल में बिताते हैं। बचपन से लेकर टीनेजर तक का जो टाइम होता है, हमारा एडोलेसेंस तक का जो टाइम होता है, वो हम लोग स्कूल में बिताते हैं। तो इसलिए राइटर ऐसा बोलते हैं कि एजुकेशन जो स्कूल में मिलती है, और इवन यहाँ पर एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल तक नहीं है, कोई भी लर्निंग जो आपको मिल रही है, जो आपको वैल्यू सिखाए, वो होती है वैल्यू एजुकेशन। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग बात करें, जो फर्स्ट एजुकेशन सेंटर जो हमारा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्कूल, क्योंकि वहाँ से हम लोग काफ़ी कुछ सीखते रहते हैं, साइमल्टेनियसली स्कूल के साथ सोसाइटी भी हमें काफ़ी कुछ सिखाती रहती है। तो स्कूल किस वे में हेल्प कर सकता है वेरियस वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए, जो कि कल्चरली अप्रोप्रिएट हो, तो उनमें से कुछ वैल्यूज़ के यहाँ पर एग्जांपल हैं, जैसे हार्मनी, पीस, कंपैशन वगैरह। तो इन सब की भी डेफिनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं, ताकि फर्दर लेक्चर्स में हमें बार बार इन टर्म्स को देखना ना पड़े। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्मनी की वैल्यू की, जो हमारे सिक्योर के टेक्स्ट में दे रखी है। तो क्या होता है हार्मनी? इस इमेज को देखकर आपको क्या लगता है? मतलब एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, क्लास, सारे डायमेंशंस में एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी वो आपस में पीसफुली एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, मतलब पीसफुली रह रहे हैं। अलग अलग रिलीजन से बिलोंग होने के बावजूद भी, अलग अलग क्लास, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कलर के लोग होने के बावजूद भी, अगर सारे लोग सोसाइटी में हारमोनियस पीसफुल को एग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल अपनाते हुए रहते हैं आपस में, तो हम लोग कहते हैं ऐसी सोसाइटी हारमोनियस सोसाइटी है। तो यही होता है हार्मनी का कंसेप्ट। सोसाइटी ने देखो जो बाउंड्रीज बनाई होती है क्लास और कास्ट की, उसके टर्म्स में देखो पर्सन ऊपर नीचे हो सकते हैं एक सोसाइटी के अंदर, लेकिन फिर भी अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि अपने अपने स्फीयर के अंदर वो जो भी हैं वो जैसे हैं, लेकिन सारे लोग मिलकर हारमोनियसली रहेंगे और एक दूसरे के स्टेट ऑफ बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो ऐसे पीसफुल एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं हार्मनी। और देखो एक जो हारमोनियस सोसाइटी होती है वही एक बैलेंस्ड सोसाइटी भी मानी जाती है, क्योंकि ऐसी सोसाइटी में पीस जो होता है, शांति जो होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये आप देखो, स्टेट ऑफ एग्रीमेंट और पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर इन अ सोसाइटी इज नोन एज हार्मनी। सेकेंड इंपॉर्टेंट वैल्यू हमारी है पीस, ठीक है, मतलब शांति। तो पीस क्या होता है? जब किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी गली मोहल्ले के अंदर जब शांति का माहौल जब बना रहता है, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, वॉयलेंस ना हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन होती है सिचुएशन ऑफ पीस। अब पीस भी तो देखो एक वैल्यू हुई ना। कौन नहीं चाहेगा कि सोसाइटी के अंदर या जिस रीजन के अंदर, जिस एरिया के अंदर आप रह रहे हो वहाँ पे शांति हो, ठीक है। शांति तो हर किसी को पसंद होती है। वॉर, वॉयलेंस वाली सिचुएशन किसको पसंद होती है? जिसमें हर जगह डेथ हो रही होती है, कम्युनिटीज़ आपस में भिड़ रही होती हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैन एंड मटेरियल का कितना हाई लेवल पर नुकसान होता है। तो उस सिचुएशन से बेटर है वैल्यू ऑफ पीस को परस्यू करना। तो यही है डेफिनेशन पीस की। एक ऐसे सिचुएशन या एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री में या उस कंट्री के एरिया में कोई भी वॉर या वॉयलेंस, हिंसा की सिचुएशन या युद्ध की सिचुएशन ना बने। नेक्स्ट वैल्यू है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिटी का मतलब होता है हम्बल होना, ठीक है, मतलब विनम्र होना। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब आप फ्री हो अपने प्राइड से, अपने एरोगेंस से, घमंड से, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल हो, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप बहुत ज़्यादा काबिल हो, ये चीज़ आप जानते हो। याद रखना है ह्यूमिलिटी के कंसेप्ट में ये होता है, हम्बल इंसान वही होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल, टैलेंट और काबिलियत जो होती है वो कूट कूट कर भरी होती है। ये उस पर्सन को भी पता होता है, लेकिन फिर भी
सोसाइटी में वो इस तरीके से बिहेव करता है कि दूसरों को भी आगे आने का मौका मिले और वही सिर्फ अपने प्राइड को अपना एरोगेंस ना माने वो पर्सन। ऐसा पर्सन एक हम्बल पर्सन होता है। यहाँ पर देखो, हम्बल ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस एक ऐसी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग होती है जहाँ पर आप ऐसा नहीं सोचते हो डैट यू आर बेटर देन अदर पीपल। ठीक है, मतलब आप ये सोचते हो ठीक है मैं जो हूँ लेकिन दूसरे भी मेरे लेवल पे ही है, मुझे अपने किसी टैलेंट का किसी स्किल का घमंड नहीं है। तो भले ही आप किसी भी बड़ी पोजीशन पे हो, ठीक है, आपके पास कोई जो अथॉरिटी की जो है वो यूनिफॉर्म हो या कोई एक पोजीशन हो, टॉप की पोजीशन हो आपके पास, लेकिन अपने आप को देखने का जो आपका नज़रिया होता है ना वो हमेशा छोटा होता है कि नहीं यार मैं और अचीव कर सकता हूँ, अभी घमंड करने लायक मेरी लाइफ में कुछ है नहीं। हो सकता है बहुत काबिल हो सोसाइटी की नज़रों में, सब कुछ हो, आपकी टॉप की पोजीशन हो, ठीक है, लेकिन अपने आप को जब आप देखते हो ना तो आप अपने आप को थोड़ा सा छोटा रख कर देखते हो। ठीक है, तो ऐसा पर्सन होता है हम्बल पर्सन। ठीक है, किसी भी तरह का एरोगेंस नहीं, किसी भी तरह का घमंड नहीं। नेक्स्ट वैल्यू है ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है डैट कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ए बी सी डी और ई, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर वर्दी ऑफ गेटिंग ह्यूमन रिस्पेक्ट। ठीक है, उनको ह्यूमन डिग्निटी से ट्रीट करा जाए, एक वर्दीफुल नज़र के साथ उनको देखा जाए कि हाँ इंसानों की भी एक वर्थ है, फिर चाहे वो किसी भी कलर के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी सेक्स के हों, कोई मैटर नहीं पड़ता। ठीक है, उस चीज़ का कुछ लेना देना नहीं है। ह्यूमन डिग्निटी का कंसेप्ट ये कहता है यू शुड गेट डिग्निटी सिंपली बिकॉज यू आर बॉर्न एज ह्यूमन बीइंग। इंसानी रूप में आपने जन्म लिया है, इसलिए इंसानों के अधिकार आपको मिलने चाहिए। आप किसी भी, फिर चाहे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस इमेज में जैसे आप ये देख लो, ये बाकी जितने लोग हैं ये सारे वाइट स्किन के लोग हैं और ये ब्लैक स्किन का कोई पर्सन है। तो ह्यूमन डिग्निटी का कंसेप्ट ये कहता है ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज इस पर्सन का स्किन कलर अलग है, ठीक है, तो इसको एक लो तरीके से सोसाइटी में ट्रीट करा जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ही और शी शुड ऑल्सो गेट इक्वल रिस्पेक्ट एज कम्पेयर टू हिज फ्रेंड्स। ठीक है, एट द लेवल ऑफ हिज फ्रेंड्स। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, ही और शी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बींग। तो इसलिए इन सब को वो रिस्पेक्ट, ट्रीटमेंट, ठीक है, लव, केयर जो सब कुछ मिल रहा है वो इस पर्सन को भी मिलना चाहिए। यही है ह्यूमन डिग्निटी का कंसेप्ट। जैसे आप एक और एग्जांपल हो, ट्रांसजेंडर को बड़े सारे सालों तक इंडिया जैसी कंट्रीज़ में या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में एक वल्नरेबल लाइफ बितानी पड़ती थी। इंडिया में तो चलो ठीक है कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो अब ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर्सन किसी भी सेक्स का हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, LGBTI कम्युनिटी से हो, एवरीवन शुड गेट रिस्पेक्ट एंड अ डिग्निफाइड लाइफ। सबको अधिकार है बिताने का डिग्निफाइड लाइफ, इज़्ज़त भरी ज़िंदगी, क्योंकि उन्होंने इंसानी रूप में जन्म लिया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी भी जेंडर के हों, ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड के हों, किसी भी कलर के हों, उससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसजेंडर को भी जीने का उतना ही अधिकार है, उनको भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का उतना अधिकार है जितना कि बाकी जेंडर कम्युनिटीज़ को है। ठीक है, अब ह्यूमन डिग्निटी से ही मिलती जुलती वैल्यू है ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स की वैल्यू, ह्यूमन राइट्स को भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू माना जाता है सोसाइटी के अंदर। अगेन उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है डैट ह्यूमन बीइंग्स शुड गेट सर्टेन राइट्स विच शुड बी इनएलिएनेबल। ऐसे फंडामेंटल राइट्स इंसान को मिलने चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि कंट्री तक लिमिटेड ना हो। क्यों मिलने चाहिए? सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग्स। उन्होंने इंसानी रूप में जन्म लिया है तो उनके कुछ मानवाधिकार हैं जो उनको मिलने चाहिए। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट।
और लास्ट वैल्यू जो डिस्कस करी गई है हमारे टेक्स्ट के अंदर, वो बोला गया है डैट वी ऑल शुड रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, रिस्पेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड केयरिंग फॉर एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। ये भी एक अच्छी वैल्यू, अगर आप अपने जो पर्यावरण है उसकी केयर करते हो, उसकी रखवाली अगर आप करते हो, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स शुड एग्जिस्ट इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अगर आप एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो एनवायरनमेंट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। और हम लोग एनवायरनमेंट में ही रहते हैं, उसका पार्ट है सारे रिसोर्सेज, लिविंग स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब कुछ हम लोग अपनी एनवायरनमेंट से मेंटेन करते हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग्स ये हमारी ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जिसको सोसाइटी एक वर्थ वाइल वैल्यू मानती है, इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है सोसाइटी के द्वारा। तो जितनी भी वैल्यूज़ अभी तक हमने डिस्कस करी, ऐसा बोला जाता है राइटर के द्वारा कि ये सारी वैल्यूज़ एजुकेशन के थ्रू आ सकती हैं, ठीक है। जैसे हमने बात करी हार्मनी, पीस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, रिस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट, हमने इन सारी वैल्यूज़ के बारे में बात करा। तो राइटर का ये कहना है कि एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सारी वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया वैल्यूज़ का कंसेप्ट, ठीक है। फ्यूचर में एथिक्स से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट्स आएगा वैल्यू का, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली वैल्यूज़ के कंसेप्ट में। तो अब तो आप आराम से, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो वैल्यूज़ को तो डिफाइन कर ही लोगे, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट हमें डिफाइन करना है वो अभी तक हमारा एड्रेस नहीं हुआ। हमें इस क्वेश्चन में एक्चुअली बात करनी है वैल्यू एजुकेशन के बारे में। देखो, वैल्यूज़ को तो एक दो लाइन में आप डिफाइन कर देना, डिस्कशन तो हमने बहुत लंबी कर ली, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप इसको कह सकते हो कि वैल्यूज़ का कंसेप्ट हमेशा के लिए हमने समझ लिया। काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो हम डेफिनेटली उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन बेस हमारा तैयार हो गया है वैल्यूज़ का, और उसके साथ साथ बड़े सारे कंसेप्ट हमने जान लिए, ठीक है। लेकिन बात हमें करनी है वैल्यू एजुकेशन की, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन का कोर कंपोनेंट था कि कैसे वैल्यू एजुकेशन, जो नंबर ऑफ चैलेंजेस हमारी इंडियन सोसाइटी जो फेस कर रही है, कैसे वैल्यू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट एक पर्सन को एम्पावर कर सकता है कि ये जो वेराइटी ऑफ चैलेंजेस हमारी इंडियन सोसाइटी फेस कर रही है उसको कन्फ्रंट करने में हेल्प कर सके वैल्यू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। तो अब बात करते हैं हम लोग वैल्यू एजुकेशन के बारे में। वैल्यूज़ के बारे में आपको समझाना ज़रूरी था। अब देखो, वैल्यू एजुकेशन के बारे में आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। दो तीन तरीक़ों से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हो। हम लोग सारी की सारी डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जितनी भी मैंने ढूंढ कर रखी है। इंट्रोडक्शन में देखो हमें डेफिनेशन लिखनी है, तो ये वाली जो बॉडी के अंदर जो CV गुड की जो डेफिनेशन है, इसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, अगर ऊपर वाली जो मैं अभी आपको बताऊँगा अगर ये आपको टफ लगे तो, ठीक है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज क्लियर नहीं है। देखो, सबसे पहले ऊपर वाली डिस्कस कर लेते हैं। वैल्यू एजुकेशन एक मैनी साइडेड एंडेवर है, मतलब बहुत तरीक़ों से एफर्ट लेना। मैनी साइडेड एंडेवर का यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब एक एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन वर्क नहीं करता आपको वैल्यू सिखाने में, डिफरेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन वर्क करते हैं, है ना। मतलब बहुत सारे चीज़ों का रोल होता है हमारी सोसाइटी के अंदर हमें वैल्यूज़ इनकलकेट करने के लिए। तो वैल्यू एजुकेशन क्या है, बहुत सारे तरीक़ों से एक ऐसा एफर्ट लेना, और एक ऐसी एक्टिविटी होती है ये, या इनको काट के इस कर दो, एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे जो यंग पीपल होते हैं उनको बूढ़े लोग या तो उनसे बड़े लोग उनकी हेल्प करते हैं। अब ये जो पर्सन से बड़े लोग होते हैं, बच्चों से बड़े लोग होते हैं, फिर चाहे वो बुज़ुर्ग हो या फिर उनके पेरेंट्स की उम्र के जो लोग हों, ये कहाँ मिलते हैं, ये एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन का पार्ट होते हैं, जैसे स्कूल, फैमिली, क्लब्स, रिलीजियस प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। यहाँ पर जितने भी लोग मिलते हैं बच्चों को जो उनसे उम्र में बड़े होते हैं, वो लोग बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को इनकलकेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन का काम ये भी होता है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है, मतलब वे ऑफ बिहेविंग विद अदर पीपल इन सोसाइटी, तो हमारे वे ऑफ बिहेवियर के पीछे एक जो वैल्यूज़ छुपी हुई होती हैं, ठीक है। मतलब हमारे बिहेवियर, हम जिस तरीके से बिहेव करेंगे सोसाइटी में, तो हमारी वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं, इनकी मदद से बच्चे अपने अंडरलाइन जो वैल्यूज़ होती हैं उसको बाहर एक्सप्लिसिट, मतलब बाहर दिखा सकते हैं अपने एटीट्यूड्स में, ठीक है। मतलब जिस तरीके से सोसाइटी में बच्चा बिहेव कर रहा है, तो वो ये दिखा सकता है कि हाँ, मैं जिस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ
अगर वो अच्छा बिहेव कर रहा है तो वो देखेगा हाँ कि बच्चे को अच्छी एक तरीके से टीचिंग लर्निंग वैल्यूज़ दी गई हैं घर पे, स्कूल में, अच्छे एनवायरनमेंट में। जैसे हम लोग कहते हैं ना ये अच्छे घर का बच्चा है, बहुत अच्छी आदतें हैं इसकी, माँ बाप ने कितनी अच्छी सीख दी है इस बच्चे को, ठीक है। तो उसी तरीके से ये एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन उस बच्चे की हेल्प करेंगे। अब ये भी तो एक तरीके से लर्निंग ही है, इसलिए इसको कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। 2 डायमेंशन और होती हैं वैल्यू एजुकेशन की। जो बच्चे होते हैं उनको ये असेस करना सिखाया जाता है, ये एक तरीके से एग्ज़ामिन करना सिखाया जाता है कि जो आपने वैल्यूज़ एक्वायर करी है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बच्चा जानना सीख जाता है। किस सेंस में यहाँ पर इफ़ेक्टिवनेस की बात हो रही है कि पर्सन ने जो वैल्यूज़ एक्वायर करी है वो उसके लिए कितनी बेनिफिशियल है और दूसरों के लिए कितनी बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में सोसाइटी की वेलबींग के लिए, ठीक है। मतलब सिंपल सा मीनिंग इसका यही है, जो वैल्यूज़ पर्सन ने एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के थ्रू एक्वायर करी हैं तो पर्सन उनको खुद जज करे कि मेरी वैल्यूज़ मेरे लिए कितनी रेलेवेंट है, ठीक है। मेरा बिहेवियर जो होगा, मेरी वैल्यूज़ जो होंगी, मेरी टीचिंग्स जो होंगी, मेरी कितनी हेल्प करेगा लॉन्ग रन में मेरी पूरी लाइफ में, एज वेल एज़ जो मैं वैल्यूज़ होल्ड करके रखूँगा उसके थ्रू जब मैं सोसाइटी से इंटरेक्ट करूँगा तो सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा लॉन्गर रन में, ठीक है। ये एक तो ये डायमेंशन हो गई वैल्यू एजुकेशन की। दूसरी डायमेंशन ये भी है कि पर्सन के अंदर एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो और ज़्यादा वैल्यूज़ को एक्वायर करने के लिए रेडी रहे, ठीक है, जो उस पर्सन को और इफ़ेक्टिव बनाए लॉन्गर टर्म में और उसकी वेलबींग को इंश्योर करे, ठीक है। मतलब पर्सन के पास एक तो कुछ करंट वैल्यूज़ होती हैं, जिस एनवायरनमेंट में पर्सन बॉर्न हुआ है, जहाँ पर वो पढ़ा है, जैसा भी उसका फैमिली बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, एक तो वहाँ पर बच्चा वैल्यू सीखेगा। दूसरा, एक पर्सन के अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी का एटीट्यूड डेवलप करने की ज़रूरत भी है कि ऐसा नहीं कि जो आपकी वैल्यू सिस्टम है आप सिर्फ उसी पे अटके रहो। अगर आपको लगता है सोसाइटी के हिसाब से आपकी वैल्यूज़ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए सोसाइटी में बेटर सर्वाइव करने के लिए और अच्छे से सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, तो आप अपनी अप्रोच में फ्लेक्सिबल भी बनो और टाइम टू टाइम नई वैल्यूज़ को एक्वायर करते चलो, ठीक है। ऊपर वाली एक तो ये डेफिनेशन हो गई, थोड़ी सी टिपिकल सी है, ठीक है, फिलोसफिकल है, मेरे को नहीं पसंद आई, पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है। और अदर डेफिनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको वैल्यू एजुकेशन की। दूसरी डेफिनेशन हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो दे रखी है कि वैल्यू एजुकेशन एक टोटलिटी होता है उन सारे प्रोसेसेस का। मतलब कोई भी प्रोसेस आपकी लाइफ में वर्क कर रहे हो, जिस भी नंबर ऑफ़ लर्निंग की वजह से, अब जैसे आपको जो टीचिंग्स मिलती हैं, कुछ स्कूल एनवायरनमेंट से आप सीखते हो, कुछ आप एक्सपीरियंसेस सीखते हो, कुछ एडल्ट्स आपको बताते हैं, ठीक है, मतलब घर के एल्डर्स वगैरह आपको बताते हैं, आप एक्सपीरियंसेस से लोगों से इंटरेक्ट कर करके, मतलब बहुत सारे पैरामीटर से आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीखते हो। डेली आपके साथ कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, डेली आपके साथ मतलब किसी न किसी पर्सन का इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से आप कुछ वैल्यूज़ सीखते हो, ठीक है। तो अगर उन सारे प्रोसेस को जोड़ दिया जाए ना, मतलब ये जो दूसरी डेफिनेशन है वो यही कहती है, लाइफ में अगर आपके लर्निंग के उन सारे प्रोसेसेस को जोड़ दिया जाए जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसी एबिलिटीज़ सीखी, ऐसे एटीट्यूड सिस्टम डेवलप करा और एक तरीके से ऐसा बिहेवियर अपनाया जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है, जिसको सोसाइटी में पॉजिटिव वैल्यूज़ के तौर पर माना जाता है जहाँ पर आप रह रहे हो जिस सोसाइटी में, तो वो है आपके वैल्यू एजुकेशन का पार्ट, ठीक है। मतलब वैल्यू एजुकेशन अगर आप अपने सारे लर्निंग ऑफ वैल्यूज़ के एक्सपीरियंसेस को अगर आप जोड़ दो ना, जहाँ जहाँ से भी आपने जो वैल्यूज़ एक्वायर करी हैं, सीखी हैं लाइफ में, वो सारे पैरामीटर्स को अगर आप जोड़ दो तो आपके अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव वैल्यूज़ ज़रूर डेवलप होनी चाहिए जो एक तो आपकी एबिलिटीज़ और स्किल्स में रिफ्लेक्ट हो, सोसाइटी में जिस तरीके का आपका बिहेवियर है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन है, मतलब एटीट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें रिफ्लेक्ट हो, और दूसरा अलग तरीके से कोई भी आपका जो बिहेवियर है उसमें भी आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो आपकी एबिलिटीज़, एटीट्यूड्स और अदर फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर में जो पॉजिटिव वैल्यू रिफ्लेक्ट होती हैं जिस सोसाइटी में आप रहते हो, और उन पॉजिटिव वैल्यूज़, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज़ क्यों हैं, जिस सोसाइटी के कंटेक्स्ट में आप रह रहे हो तो उन वैल्यूज़ को वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ माना जाता है, और आपने बिल्कुल अपनी सोसाइटी के मुताबिक उन्हीं वैल्यूज़ को एक्वायर करा है जिनको पॉजिटिव वैल्यूज़ का स्टेटस दिया गया है सोसाइटी के अंदर। आपने उसी तरीके से
बिहेव करना सीखा है, उसी तरीके से आपने स्किल्स एक्वायर करी है, उसी तरीके से आपने अदर फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर को अपनाया है, तो ये भी एक तरीके का वैल्यू एजुकेशन है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? CV गुड ने दी थी। इंटरनेट पे जब मैंने सर्च मारा तो मुझे पता लगा कि CV गुड कोई पर्सन नहीं है। फिर क्या है CV गुड? एक्चुअली वहाँ पर उसको करेक्ट कर लेना, वो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। मतलब जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी ना, वो डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के थ्रू दी गई है, और ये डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन को 2 लोगों ने देकर लिखा था, मिस्टर गुड एंड मिस्टर कार्टरवी, ठीक है। तो ये जो CV है ना, CV गुड, तो ये CV गुड कोई एक पर्सन नहीं है। और पहली बात है, यहाँ पर जो ये जो CV गुड की बात होती है ना, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन है ये, ठीक है। किसी पर्सन ने डेफिनेशन नहीं दी है, एक ये डिक्शनरी है, इसके अंदर से डेफिनेशन ली गई है। एक और सिंपल डेफिनेशन ये बन सकती है, वैल्यू एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है सॉरी, जिसके थ्रू लोग एक दूसरे को सोसाइटी में आपस में मॉरल वैल्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आपस में उनका जो इंटरेक्शन होता रहता है, तो इस पर्सन की जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे सपोज करो पर्सन A की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो B तक जाती हैं, और B पर्सन की कुछ मॉरल वैल्यूज़ होंगी वो A तक आएंगी, और ऐसे ही फिर इन दोनों की जो मॉरल वैल्यूज़ होगी B और A की, वो C तक जाएंगी। तो ये जो चेन चलती रहती है, तो सोसाइटी में एक पर्सन की मॉरल वैल्यूज़ दूसरे पर्सन में देना, जिससे ओवरऑल एक दिन ऐसा एम करना कि पूरी की पूरी सोसाइटी एक मॉरल सोसाइटी बन जाए, सबके पास मॉरल वैल्यूज़ आ जाए। इस चीज़ को भी वैल्यू एजुकेशन कहा जाता है। अगेन इस चीज़ में हेल्प कौन करेगा ऐसी वैल्यूज डेवलप करवाने में? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एक डेफिनेशन और, वैल्यू एजुकेशन का ये मतलब होता है कि बच्चों में कुछ ऐसी वैल्यूज़ को इनकलकेट करना जिसकी वजह से उन्हें इंसानियत की कदर हो, सेंस ऑफ ह्यूमनिज़म वो डेवलप करें, ठीक है। दूसरों की वेलबींग से एक डीपर कंसर्न हो कि हाँ, मतलब दूसरों के जो हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ठीक है, पर्सन हम्बल हो जैसा कि हमने देखा था, ठीक है, और कंपैशन हो, पिटी फीलिंग होनी चाहिए उसके अंदर। दूसरों को अगर कोई दुख दर्द है तो हाँ, हाथ बढ़ाने के लिए एक हाथ प्रोवाइड करे अपना पर्सन, कंधा प्रोवाइड करे किसी को अगर रोना हो तो इस तरीके का ये जो ह्यूमनिज़म का जो बिहेवियर है, जो एक बच्चा है वो एक्वायर करना सीखे। इससे होगा क्या? एक तो पर्सन की खुद की वेलबींग इंश्योर होगी और अल्टीमेटली पूरी कंट्री का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से वैल्यू एजुकेशन है। डिस्कशन के बेसिस पे हमें क्या समझ में आया? वैल्यू एजुकेशन को देखो आप अपने तरीके से कैसे भी करके डिफ़ाइन कर सकते हो। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है आपको टू द पॉइंट हर चीज़ मालूम हो, आप इवन चीज़ों को ब्रेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन को अगर आप सिर्फ स्कूल एजुकेशन लेकर ना चलो, ठीक है, अगर आप उसका पैरामीटर बड़ा कर दो और वहाँ पर वैल्यूज़ अगर आप उनके साथ जोड़ दो तो वो बन जाती है वैल्यू एजुकेशन। मतलब ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट पर्सन सोसाइटी में, पर्सन के आसपास की सोसाइटी में एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट है जहाँ पर उसके जो स्कूल, कॉलेजेस, रिलीजन, ऑर्गेनाइजेशन, होम, फैमिली, मीडिया, उन सब से इन्फ्लुएंस होकर, उन सब के साथ इंटरेक्ट कर कर पर्सन कुछ ऐसी वैल्यूज़ डेवलप कर रहा है जिसको सोसाइटी में हर कोई पॉजिटिव तरीक़ों से देखता है। जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उस सोसाइटी में वो वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ मानी जाती हैं। तो ये देखो, ये भी एक डेफिनेशन बन गई बैठे बैठे। तो आप चीज़ों को ब्रेक करके आराम से डेफिनेशन बना सकते हो। एथिक्स में यार इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केस स्टडी में बस थोड़ा सा आपको मल्टी डायमेंशन होने की ज़रूरत होती है। ये थ्योरीज जनरली, क्योंकि कोई एक बुक नहीं होती और डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके की डेफिनेशन दे रखी होती है। एथिक्स की कम से कम 100 से ज़्यादा डेफिनेशन होती है, ठीक है। इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, एथिक्स, कंपैशन, ये पीस, जितने भी हमने वैल्यूज़ पढ़ी, बहुत डेफिनेशन होती हैं इनकी, तो टेंशन मत लिया करो। अब अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग स्कूल्स के सिलेबस में वैल्यू एजुकेशन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे जो CBSE के एफिलिएटेड स्कूल्स हैं या CBSE के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर वैल्यू एजुकेशन का नाम होता है मॉरल एजुकेशन, ठीक है। तो मॉरल एजुकेशन की जो बुक्स होती हैं, कुछ स्टोरीज़ के थ्रू बच्चों को कुछ मॉरल वैल्यूज़ सिखाने की कोशिश करी जाती है छोटी क्लासेस में, 6 से लेकर 8 तक। तो इसी तरीके से वैल्यू एजुकेशन का एक कोर्स करिकुलम होता है जिसमें बच्चों को थ्रू वेरियस स्टोरीज़, पोएम्स या कोई इंसिडेंट्स वहाँ पर मेंशन्ड होते हैं, तो टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में ये स्टोरी बताओ ताकि बच्चे कुछ वैल्यूज़ एक्वायर कर सके इससे और उसे
अप्लाई कर सके लाइफ में। तो वैल्यू एजुकेशन या फिर मॉरल एजुकेशन का जो करिकुलम होता है, तो इसका जो एजुकेशन प्रोग्राम होता है उसका एम होता है ये सारी वैल्यूज़ बच्चों में इंकलकेट करना, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरगिवनेस, किसी से गलती हो गई है तो उसे बचपन से ही बच्चों को माफ़ करना सीखना चाहिए, ठीक है। अपना हमेशा बेस्ट देना चाहिए, शेयर एंड केयर, बांटो, हमेशा दूसरों की मदद करो, एल्डर्स की रिस्पेक्ट, छोटों की भी रिस्पेक्ट, इवन आपसे जो एज में छोटे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ऑनेस्टी, सच बोले बच्चा, ठीक है। ट्रस्ट, एक तो दूसरों के ऊपर बिल्ड भी करे और सामने वाले के ऊपर भी ट्रस्ट करे। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दूसरों की बात पूरी सुने, ठीक है। और रीयूज़ या रिसाइकल, एनवायरनमेंट को गंदा ना करे, मतलब चीज़ें अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसे रिसाइकिल करना भी वो सीखे या रिसाइकिल बिन में डाले। तो ये अच्छी वैल्यूज़ कुछ जो है जो मतलब एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती हैं, पर्सन की वेलबींग के लिए अच्छी होती हैं। यहाँ पर वेलबींग का मतलब है मेनली साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। इस तरीके से पर्सन वैल्यूज़ को डेवलप करे कि वो साइकोलॉजिकली भी अपने आप से सेटिस्फाइड रहे और सोशली भी सेटिस्फाइड रहे अपने आप से, सोसाइटी उसको बुरी नज़रों से ना देखे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ डेवलप करने का पर्सन के अंदर एम होता है वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर, या अगर हम लोग बोलें वैल्यू एजुकेशन का। तो वैल्यू एजुकेशन के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया, तो इतना पोर्शन तो हमारा कवर हो गया। अब वैल्यू एजुकेशन को आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। याद रखना, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो एक दो लाइन वैल्यूज़ के बारे में ज़रूर बताना, ठीक है। और उसके बाद वैल्यूज़ के साथ जोड़ते हुए ही वैल्यू एजुकेशन के कंपोनेंट को लेकर आना, ठीक है। क्योंकि देखो ना, दोनों रिलेटेड ही तो है। वैल्यू एजुकेशन में कुछ एक्स्ट्रा तो हमें मिला नहीं, वैल्यूज़ के बारे में हमने इतनी डिटेल डिस्कशन करी थी। उसके बाद ये बोला जाता है वैल्यू एजुकेशन का कंपोनेंट सिर्फ यही तो वर्ड है ना, एजुकेशन, कि सोसाइटी में कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होनी चाहिए जिससे पर्सन पॉजिटिव वैल्यूज़ सीखे, है ना। वो सीखना, बस वैल्यूज़ के आगे आप जो सीखने वाला कंपोनेंट है ना उसके आगे बस आप एजुकेशन जोड़ दो तो वो बन जाता है वैल्यू एजुकेशन। सिखाएगा कौन? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन।